हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स आती हैं, जो वाणिज्य या कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे हैं जो 12th में कॉमर्स ले रहे हैं या फिर आप जो आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या इस तरह से कह लीजिए कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उससे नोट्स बनाना। तो यहाँ पर आपकी डिटेल वीडियोस रहेंगी और अगर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा तो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट नोट्स किस तरह से बनाएं या क्या नोट्स बन सकते हैं अलग अलग चैप्टर वाइज, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। अभी ये स्टार्ट हम कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की 12th की बिजनेस स्टडीज की जो बुक आती है, यानी कि जो व्यवसायिक अध्ययन की बुक आती है, उसका भाग 1 पार्ट 1। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी स्टार्ट हम करेंगे पार्ट 1 से, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो हो जाएगा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, कि प्रबंध मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उसका नेचर है और उसका क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व होता है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जितना भी आपके चैप्टर वाइज अलग अलग आपकी वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके मैं आप लोग को नोट्स भी बनवा दूंगी, तो इजी हो जाएगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप 12th में हो, 12th की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें, टीजीटी पीजीटी के होते हैं या अकाउंटेंट का है, ऑडिटर का है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इसकी इंग्लिश में आप अलग से चाह रहे हो कि एनसीईआरटी इंग्लिश के लिए आपको चाहिए है, जो आपकी बिजनेस स्टडीज में ही इंग्लिश मीडियम में हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियोस आप लोग की आ जाएंगी जो इंग्लिश में होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रबंध क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में पहले हम इसको समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट की या प्रबंध की जब बात की जाती है, कोई भी काम आपके घर में ही जैसे होता होगा, फॉर एग्जाम्पल ले लें हम सिंपल सा कि किसी के बर्थडे पार्टी है। तो अगर किसी का बर्थडे है तो आप लोग सबसे पहले एक क्या करेंगे कि किस तरह से उस बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। कोई पार्टी अगर आप दे रहे हैं तो सेलिब्रेट कैसे किया जाएगा, उस हम क्या करते हैं, पूरा एक प्लानिंग करते हैं। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, खाने की क्या व्यवस्था होगी, क्या डेकोरेशन होगा, कितने गेस्ट को आपको बुलाना है, क्या क्या गिफ्ट्स होंगे, सारी चीजें ही आप क्या करते हैं पहले से डिसाइड करते हैं, पहले से सोचते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सबको डायरेक्शन दिया जाता है कि एक व्यक्ति को ये काम करना है, एक को डेकोरेशन का काम करना है, एक को खाने की व्यवस्था करनी, सारा ही काम होता है। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपकी, आप इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से आप मैनेज ही तो कर रहे हैं कि कैसे उस बर्थडे पार्टी को आप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वही चीजें अगर हम बात करें इस भाषा में जो आपकी वाणिज्य की होती है, व्यवसायिक अध्ययन की होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रबंध, यानी कि मैनेजमेंट करना, प्रबंध करना, किसी कार्य को आप किस तरह से करेंगे। वही चीज यहाँ पर भी आपकी समझाई गई है कि प्रबंध क्या होता है। तो जब हम बात कर रहे होंगे एक किसी, क्योंकि अब बात हो रही है आपकी व्यवसायिक अध्ययन की, तो हम बात करेंगे मेनली बिजनेस की, व्यापार की, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो किसी भी सफल संगठन को या फिर एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको चलाने के लिए क्या होता है, अच्छे प्रबंध की जरूरत होती है, एक अच्छा मैनेजमेंट चाहिए होता है, जो कि उसमें होने वाले सारे कार्यों को आसानी से आप चला सकें, आसानी से कर सकें, जिससे कि जो भी आपने गोल्स या फिर लक्ष्य डिसाइड किए थे अपनी संगठन के, उनको अचीव किया जा सके। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रबंध। अगर हम बात करें इनकी डिफिनेशंस की कि क्या डिफिनेशंस होती हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपको डिफिनेशन दी है हेराल्ड कुंटज एवं हेजवेरिक की। क्या इन्होंने डिफिनेशन दी है कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। यानी कि क्या है, प्रबंध एक इस तरह का पर्यावरण तैयार करता है जहां पर जो लोग होंगे, जो भी संगठन के कर्मचारी होते हैं, संगठन के जो प्रबंधक होते हैं, जो क्योंकि संगठन क्या होता है, एक से ज्यादा बहुत से व्यक्तियों से मिल करके बना होता है, मिल करके कुछ लोग एक ही गोल को, एक ही लक्ष्य को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो वो संगठन कहलाता है। तो उस संगठन में मिलकर के लोग एक समूह में होकर के एक उद्देश्य के लिए काम करें और अच्छे ढंग से कार्य कर पाए, और उनके कार्यों में क्या हो, समन्वय हो, एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से काम कर पाए, वही क्या कहलाता है, आपका प्रबंध कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन जो रॉबर्ट एल ट्वेली ने दी है, प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि ये संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण को
की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। वही चीज देखिए यहाँ पर भी बताया गया है कि संगठन को किस तरह से परिचालित किया जाए, उसे चलाया जाए, क्या उसमें नियोजन हो संगठन। अब ये नियोजन क्या है या संगठन क्या है या नियंत्रण क्या है, इसको हम अलग अलग समझेंगे। आगे इसके पूरे आपके चैप्टर्स रहेंगे क्योंकि ये सब क्या होते हैं, इसको आप प्रोसेस या प्रक्रिया भी कह सकते हैं प्रबंध की, या फिर नियोजन, या फिर ये प्रबंध के कार्य भी होते हैं। तो इनको अलग अलग चैप्टर में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो इन सब के साथ मिलकर के समन्वित होकर के कैसे काम किया जाएगा और कैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, वही हो जाता है हमारा प्रबंध। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा प्रबंध क्या है। जैसे कि यहाँ पर अवधारणा में कॉन्सेप्ट में समझाया गया है कि प्रबंध क्या है, एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है। वैसे ये किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी भी एक संगठन में, किसी एक उद्यम में, किसी एक व्यवसाय में जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं उन सबको ही प्रबंध की जरूरत होती है। जब तक आप अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो आप कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि प्रबंध की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी हो जाती है कि ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी कि जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य जो हमने डिसाइड किए उसी के अनुसार ही काम हम कर रहे होते हैं। तो प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि बिना उद्देश्य के प्रबंध हम नहीं करते। हमारे संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, हमारा कुछ उद्देश्य होता है, तभी हम प्रबंध का कार्य करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व है या उद्देश्य सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। जैसे कि उन्होंने एक फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना होगा, लेकिन द स्पोस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या होगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अलग अलग तरह के जो आपके संगठन हैं, व्यवसाय हैं, उनका उद्देश्य भी अलग अलग होता है और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो अच्छा प्रबंध करते हैं। फिर आ जाएगा प्रबंध सर्वव्यापी है, क्योंकि एक संगठन में अलग अलग तरह की क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कि इन्होंने आर्थिक बताया है, सामाजिक है, राजनीतिक है, लेकिन प्रबंध क्या होता है, सभी क्रियाओं में समान रूप से लागू होता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था बर्थडे पार्टी का। बर्थडे पार्टी हो, घर में कोई और काम करना हो, या अगर हम उससे बड़े लेवल पे बात करें तो जैसे देश की अगर बात की जा रही है, चाहे वो राजनीतिक कार्य किए जा रहे हो, चाहे वो सामाजिक कार्य किए जा रहे हो, शैक्षिक दृष्टि से किए जा रहे हो, आर्थिक कार्य हो, सभी में प्रबंध इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट सभी में किया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रबंध क्या है, बहुआयामी है। एक प्रबंध क्या है, एक तरह से एक काफी जटिल प्रक्रिया होती है। इसके कई लेवल होते हैं, कई स्तर के होता है, उच्च स्तर का होता है, मध्य स्तर का होता है, निम्न स्तर का होता है, अलग अलग तरह के लेवल होते हैं। तो प्रबंध क्या है, एक बहुआयामी है। इसमें बहुत से आयाम है, इसके अंतर्गत बहुत से कार्य किए जाते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कार्य का प्रबंध। कार्य का प्रबंध क्या है कि सभी संगठन या फिर जो भी कोई संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी न किसी कार्य को करने के लिए होती है। कोई कार्य करने के पर्पज से ही उस संगठन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई फैक्ट्री है तो वहां पर क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री में हम वस्तुओं को, प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन एक जो वस्त्र भंडार जो है वहां पर क्या हो रहा है, जैसे कि एक शॉप है, वहां पर क्या हो रहा है कि जो ग्राहक होता है, कस्टमर्स होता है, उनको क्या किया जा रहा है, उन्हीं वस्तुओं को बेचा जा रहा है, उन्हीं वस्तुओं को सप्लाई किया जा रहा है। तो वस्त्र भंडार जो है अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो क्या है, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होगा, जो मरीज आते हैं उनका इलाज किया जाता है। जो प्रबंध क्या करता है, इन कार्यों को प्राप्त उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित करता है। प्रबंध क्या करेगा कि जो भी उद्देश्य है, जो भी कार्य करने के उद्देश्य हैं, उन कार्यों को किस तरह से करना है, कैसे किया जाना है, उसके लिए हमको एक रास्ता दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है। तो वो हो जाता है प्रबंध। फिर है लोगों का प्रबंध करना है। सिर्फ कार्यों का प्रबंध नहीं करता, साथ साथ लोगों का भी प्रबंध करता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी कार्य करने के लिए एक संगठन में मानवीय जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, मानव संसाधन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना मानव संसाधन के कोई भी उपक्रम, कोई भी व्यवसाय, कोई भी आपका कारखाना हो, फैक्ट्री हो, मिल हो, नहीं चल सकता जब तक कि आपका ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मानव संसाधन नहीं, वहां पर श्रमिक नहीं है कार्य करने के लिए। वहां पर लोगों का प्रबंध भी, आप आगे लेवल पे जाएंगे, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि
नियुक्तिकरण होता है, स्टाफिंग का काम होता है, जिसमें कि भर्ती किया जाता है, चयन किया जाता है। जैसे कि अभी सारी प्रोसेस आपने फॉर्म फिल किया होगा, वैकेंसीज आई, फॉर्म फिल किया आपने, उसके बाद एग्जाम होगा, तो सारी क्या है भर्ती है, सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो सब ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आ जाती हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है, HRM जिसे कहा जाता है, तो वो भी क्या है इसका प्रबंध का ही एक हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है परिचालन का प्रबंध। हमने कार्य डिसाइड कर लिए, हमने लोगों का प्रबंध कर लिया, उसके बाद ऑपरेशंस परिचालन भी तो करना है, उन चीज़ों को हमें कार्यों को करना भी तो है, एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो वहाँ पर परिचालन किस तरह से किया जाएगा वो भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर आ जाएगा प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रबंध किस तरह की प्रोसेस होती है, ये आपकी कंटिन्यूअस लगातार चलती ही रहती है, रुकती नहीं है, लगातार एक काम होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, उसके बाद क्योंकि आपका जो बिजनेस है ना वो बिजनेस लगातार चलता रहता है, वर्किंग में रहता है, रुकता नहीं है, इसलिए प्रबंध का काम भी सदैव हमेशा चलता ही रहेगा। फिर आ जाता है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध में एक चीज नहीं की जाती है, बहुत सी चीजें, बहुत से कार्य एक साथ मिल करके किए जाते हैं, इसीलिए इसको एक सामूहिक प्रक्रिया बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रक्रिया का आपका एग्जाम्पल दे रखा है। नियोजन किया जाता है, फिर संगठन होगा, नेतृत्व होगा, नियंत्रण होगा, ये क्या है लगातार ये चक्र जो होता है वो चलता रहता है, इसमें बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सी चीजें की जा रही हैं। नेक्स्ट विशेषता क्या हो जाती है कि एक गतिशील कार्य है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अब यहाँ पर ये क्या है, या तो ये लोगों के द्वारा ही जाता है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते कि प्रबंध कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देता, ये एग्जीक्यूशन होता है इसका, उसको कार्य आप कर रहे होते हैं, उसकी किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें कहा जाता है कि अगर आपने जो भी लक्ष्य रखे हैं वो आपको प्राप्त हो रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, तो आप अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। तो ये हो गई सारी प्रबंध की विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बहुत बनते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है प्रबंध के उद्देश्य, कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं प्रबंध के। तो पहला हो जाएगा संगठनात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है, संगठन की बात हो रही है। संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, व्यक्तियों का समूह जो किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक लक्ष्य के लिए मिलकर के कार्य करते हैं, समन्वित होकर के कार्य करते हैं। तो संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है कि प्रबंध जो होगा वो संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, कि संगठन क्या कार्य करेगा, क्या उद्देश्य होंगे उसके, और उसको किस तरह से वो पूरा करेगा अपने उद्देश्यों को, उसके लिए क्या करता है, उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर प्रबंध अच्छा होगा तभी संगठन के उद्देश्यों को ही प्राप्त किया जा सकेगा। फिर आ जाता है इसके बाद, इसमें आपके कई तरह के उद्देश्य होते हैं। एक होता है जीवित रहना, कि संगठन जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखे, एक लंबे टाइम तक अपने अस्तित्व को बनाए रहे, कार्य करे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करे और लंबे समय तक चलता रहे। फिर आ जाएगा लाभ प्राप्त करना, क्योंकि कोई भी संगठन का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। वैसे आज के टाइम में तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, समाज का कल्याण करते हुए लाभ प्राप्त करना होता है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो होता है, प्रॉफिट अर्न अगर नहीं करेगा तो ज्यादा लंबे समय तक वो टिक नहीं सकता, कार्य नहीं कर पाएगा, तो लाभ प्राप्त करना भी उद्देश्य रहता है। फिर आ जाएगा कि बढ़ोतरी, टाइम टू टाइम जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, संभावनाएं बढ़ रही हैं, उन बढ़ती हुई संभावनाओं में व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना इम्पोर्टेंट होता है, कि कैसे व्यवसाय आगे बढ़े और उन अवसरों का लाभ उठा सके। फिर आएगा सामाजिक उद्देश्य होते हैं, कि समाज के जो हमारा समाज है, हम समाज में रह रहे हैं, समाज में व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनको भी हम लाभ दें, उनके लिए भी इस तरह से अपना कार्य करें कि कम से कम मूल्य पर अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन अगर है या सर्विसेज है तो उनको हम दे सकें। तो ये हो जाएगा उसका सामाजिक उद्देश्य। फिर आ जाता है इसके बाद, ये आपके हो जाएंगे कि संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है, फिर आ जाएगा व्यक्तिगत उद्देश्य, कि संगठनात्मक उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ क्या होते हैं, जो प्रबंध होगा उसके व्यक्तिगत उद्देश्य भी होते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होंगे कि संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिससे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं। यानी कि जो भी लोग होते हैं उनकी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग तरह से वो कार्य करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो मिल करके जब एक संगठन में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर उनमें आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है।
तभी वो काम कर पाएंगे। और समन्वय स्थापित करना किसका मेन काम हो जाता है, वो होता है प्रबंध का, मैनेजमेंट का। उसके बाद आ जाता है कि अब इसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रबंध का महत्व क्या होता है। हमने उद्देश्य तो समझ लिए अलग अलग तरह के, लेकिन अब आ जाता है कि प्रबंध का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि किसी भी कार्य को करने में या किसी भी संगठन में प्रबंध जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय के लिए हो, किसी फैक्ट्री के, कंपनी के, मिल के लिए, या अपने स्वयं के लिए भी हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें प्रबंध हर जगह है, मैनेजमेंट हर जगह है। आप देखेंगे आज के टाइम में कोई भी जो चीज ऐसी नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के ढंग से काम कर सके। इवन आप अगर घर में अपने देखें तो घर का में होम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छे से सब कुछ मैनेज किया जाएगा तो सारे काम टाइम पर प्रॉपरली हो जाते हैं, वरना क्या होता है, सब कुछ अव्यवस्थित रहता है। इसी तरह एग्जाम में अगर आपने अपना अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है, अच्छे से अपनी बंद किया है, स्टार्टिंग से पढ़ाई आपने पूरी एक प्लानिंग के साथ करी है, नियोजन के साथ करी है, तो एग्जाम टाइम में क्या होता है, आप पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं अपना एग्जाम देने के लिए। तो प्रबंध क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी अब हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला है कि प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कि जब बात हम करें एक संगठन की, क्योंकि बहुत से लोग मिल करके बनाते हैं एक संगठन को, तो वहाँ पर सबका अलग अलग सोच होती है, तो आपस में क्या होता है, मतभेद भी होते हैं सोचों की वजह से। तो वहाँ पर मिल करके वो एक गोल के लिए काम करें, ये काम किसका है, प्रबंध का है। फिर आएगा प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध किसी कार्य को जब आप पूरे मैनेजमेंट के एक पूरी नियोजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ करते हैं, तो वो सही टाइम पर आपका पूरा भी होता है और कम मेहनत से होता है। तो क्या होता है कि क्षमता को, एफिशिएंसी को, लोगों के कार्य कम करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि प्रबंध में आप आगे चलकर डीपली जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे कि प्रबंध में एक चीज ये भी होती है कि सही काम पर सही व्यक्ति को नियुक्त करना, कि जो काम जो व्यक्ति करने में ज्यादा योग्य है उसको वही काम दिया जाए, जिससे कि ज्यादा अच्छे से उस काम को वो कर पाएगा। फिर आ जाएगा प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। क्योंकि संगठन भी एक ऐसी चीज है जो आपकी लगातार चलती रहती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो रुकती नहीं है, लगातार वो चलती रहेगी, उसमें चेंजेस भी आते रहेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उसमें, तो वो लगातार चलती रहती है। तो प्रबंध क्या होता है कि उसकी गतिशीलता को और ये कह सकते हैं कहाँ सपोर्ट करता है या प्रबंध करता है, उसकी हेल्प करता है कि कैसे और अच्छे से काम वो कर सकती है। फिर आ जाएगा प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो व्यक्तिगत उद्देश्य को आपने समझ लीजिए, उनको प्रोत्साहित करना, क्योंकि जो एक प्रबंधक होता है, एक मैनेजर होता है, जो प्रबंध होगा उसको करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रबंधक कहलाता है, मैनेजर कहलाता है। तो जो प्रबंधक होगा उसका काम होता है कि अपनी पूरी टीम को लीड करे। जैसे कि आप देखते हो, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बात कर ले क्रिकेट की, तो क्रिकेट में जो कैप्टन होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है मोटिवेशन का बाकी पूरी की टीम के लिए। तो किस तरह से अपनी पूरी टीम को आपस में जोड़ करके रखता है, एक साथ मिल करके एक टीम होकर के खेलते हैं, अपने लिए ना खेल करके वो पूरी टीम के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। वही चीज आ जाती है एक प्रबंधक के लिए भी, एक मैनेजर के लिए भी, कि वो अपनी पूरी टीम को लीड करता है, उसके साथ किस तरह से उनको प्रोत्साहित करना है, कैसे वो कार्य करे, उनके अलग अलग लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को एक साथ ला करके उनका नेतृत्व करना, ये सारे काम प्रबंधक करता है। जिस वजह से क्या होगा, वो व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी क्या करता है, आपस में एक साथ जोड़ने में, एक साथ मिलाने में सहायक होता है। उसके बाद आ जाता है कि प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। क्योंकि जैसे जैसे एक संगठन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, बिजनेस देश में बढ़ेगा, तो उससे क्या रहेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा। तो जब जो है आपके अच्छे ढंग से एक संगठन काम कर पाएगा, उत्पादन अच्छा होगा, विक्रय हो रहा है, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, उनको अच्छी आय भी मिल रही है, अगर लाभ हो रहा है तो बोनस भी मिल रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, एक समाज का, अच्छे समाज का निर्माण भी हो रहा है। और अगर कम लागत पे अच्छी वस्तुएं बना पा रहा है तो कम मूल्य पर वस्तुएं हमको मिल भी रही हैं, तो एक अच्छी गुणवत्ता पूर्वक वस्तुएं हम लोग को अपने उपभोग करने के लिए मिल पाती हैं, जो कि हमारे लिए, एक समाज के लिए काफी अच्छा होता है, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठता है। तो क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि एक चक्र चलता है एक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, ये आपका एक चक्र चलता रहता है। उत्पादन होगा, उपभोग होगा, फिर उत्पादन, फिर उपभोग, तो उससे आय भी बढ़ती है, लोगों की रोजगार के अवसर आते हैं, नए नए विकास होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक अच्छा प्रबंधन होता है वो समाज के विकास में भी सहायक होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक प्रबंध जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक व्यवसाय के लिए, एक संगठन के लिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रबंध की प्रकृति क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन भी रहती है और ये क्वेश्चन बहुत उठता है कि प्रबंध क्या है, प्रबंध एक कला है या फिर प्रबंध एक विज्ञान है।
बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। वैसे जब भी आपका ये बात आ जाती है, कोई भी विषय क्यों ना हो, वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ज़रूर है आपका कि ये कला है या विज्ञान है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कि प्रबंध एक कला है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कला क्या होता है। क्योंकि इसको हम 2 पार्ट में समझेंगे, एक प्रबंध एक कला है और प्रबंध एक विज्ञान है। जब बात आती है प्रबंध एक कला है, तो प्रबंध एक कला कैसे है? इम्पोर्टेंट क्या रहता है इसके लिए हमें ये जानना कि कला जो होती है, एक आर्ट है, वो क्या है? तो यहाँ पर आर्ट होने के लिए, किसी चीज़ को कला होने के लिए, कला में क्या करते हैं हम लोग? कला हमें बताती है कि किसी काम को हमें कैसे करना है, किस तरह से करना चाहिए। वो बताती है हमें आर्ट या फिर कला। तो उसमें कुछ लक्षण होते हैं उसको करने के, क्या होते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान का होना। किसी भी विषय को कला होने के लिए उसमें सैद्धांतिक ज्ञान होता है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें पहले भी बहुत से लोगों ने उस कार्य को किया होगा, तो कैसे उन्होंने उस कार्य को किया है, विशेषज्ञ जो रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्रों में कुछ अपने आधारभूत सिद्धांत दिए होंगे। उन सिद्धांतों को जानना कि किस तरह से उस कार्य को किया जाता है, क्या कौन करता है। तो वहाँ पर ऐसे उदाहरण में उन्होंने कहा है कि नृत्य है, जन संबोधन है, भाषण है, कला है, अथवा संगीत पर साहित्यिक सर्वमान्य होता है। यहाँ पर ये देखना है कि उस किसी भी हम आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डांस कैसे किया जाता है, वहाँ उसके कौन कौन ज़्यादा फेमस लोग रहे हैं, किस तरह से उन्होंने किया है, उसको सीखा जाता है। फिर आएगा व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, कि इसमें क्या रहेगा कि जो भी मूलभूत ज्ञान है उसका उपयोग क्या करते हैं, व्यक्ति या व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों का यूज़ अपने अलग अलग ढंग से करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए करते हैं। फिर आएगा व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित होती है, जो आर्ट होती है कि व्यवहारिक होती है और इसके अपने कुछ अलग ही सिद्धांत होते हैं। जैसे कि कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। हम जानते हैं कि संगीत शास्त्रों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट अथवा भिन्न हो सकती है, यानी कि व्यवहारात्मक होती है। एक तरह से कहिए कि जब हम बात आर्ट की कर रहे होते हैं तो वो आइडियाज़ पर डिपेंड कर जाती है कि कितने अच्छा आप सोच सकते हैं, कितने अच्छे आप विचार ला सकते हैं, आपकी इमेजिनेशन कल्पना शक्ति कितनी अच्छी, उतना ही अच्छा आप जो है, अगर हम ड्राइंग की बात करें तो पेंटर होते हैं, उनकी सोचने की क्षमता जितनी अच्छी होती है उतना ही अच्छा वो कागज़ पर उस चीज़ को उतार भी पाते हैं। क्या है, व्यवहारात्मक है, रचनात्मक है, पूरी तरह से सिद्धांतों में बंधी हुई नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोच पाते हैं कि कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गए एक कला की विशेषताएं। अब हम ये देखते हैं कि प्रबंध में ये विशेषताएं कितनी हैं। तो अगर हम बात करें कि सिद्धांत हैं, तो पहले बहुत से सिद्धांत दिए गए थे, जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का सिद्धांत है या फिर जो हेनरी फ्योल का सिद्धांत है। बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, इनके जॉर्ज आर्टरी हैं। इन लोगों ने अलग-अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो प्रबंधकीय वैज्ञानिक थे उन्होंने, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, तो इस तरह से कहेंगे कि क्या है, कला जो प्रबंध है एक कला है, क्योंकि इसमें भी पहले से सिद्धांत हैं, विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि अलग-अलग पॉइंट वाइज इसमें आपको बताया भी गया है कि एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है, यानी कि अलग-अलग जो उसके सिद्धांत हैं कि किस तरह से उनका यूज़ किया जाना है। दूसरा पॉइंट है कि प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध है या प्रशासनिक प्रबंध है, तो अलग-अलग प्रबंध हैं, उनका कैसे कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हेनरी फ्योल ने 14 सूत्री सिद्धांत दिया था, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे प्रबंध के, तो उन अलग-अलग सिद्धांतों को कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक प्रबंध इस प्राप्त ज्ञान का प्राप्त ज्ञान का परिस्थितिजन्य वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्ति अनुसार एवं दृष्टि अनुसार उपयोग करता है। यहाँ पर ये बात आ गई कि ये सब सिद्धांत तो पता है आपको कि ये दिए हैं, लेकिन उनको कैसे व्यवहारिक रूप में आप यूज करेंगे वो एक प्रबंधक की अपनी क्षमता पर, उसकी अपनी कौशल पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पर सारांश में निकालें तो हम ये देखेंगे कि प्रबंध क्या है, एक कला है। तो अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि प्रबंध एक विज्ञान है या नहीं है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि विज्ञान के क्या लक्षण होते हैं। तो विज्ञान की बात अगर हम करें, क्रमबद्ध ज्ञान होता है, एक के बाद एक क्रम से हम चीजों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान में परीक्षण पर आधारित होती है। विज्ञान ऐसे किसी भी बात को नहीं मानता, पहले उसका टेस्ट करता है, उस चीजों का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद माना जाता है कि हाँ ये काम सही है या नहीं। व्यापक वैधता, यानी कि जो विज्ञान है उसके जो सिद्धांत होते हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, वैधताएं उपयोग के लिए सार्वभौमिक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अलग अलग इनकी विशेषताओं को, तो यहाँ पर जो प्रबंध होता है वो भी एक क्या है,
विज्ञान माना जाएगा। कैसे विज्ञान माना जाएगा? क्योंकि प्रबंध में भी क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है चीज़ों का। क्रमबद्ध कैसे किया जाता है? इसके जो प्रबंध के अपने सिद्धांत हैं, अपने नियम हैं, अलग अलग समय विकसित हुए हैं, अपनी एक अलग नीति से होते हैं। जैसे कि पहले नियोजन किया जाएगा, उसके बाद उसी के अनुसार नियोजन जब हम कर लेते हैं, संगठन बनता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण है, पूरा अपना एक साइकिल चलता है। लास्ट तक निर्देशन किया जाएगा, समन्वय किया जाएगा, फिर आवश्यकता होगी तो उसको मूल्यांकन करके दोबारा से नियोजन किया जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, क्रमबद्ध चलता रहता है। फिर आएगा प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं। विभिन्न संगठनों में बार-बार परीक्षा अवलोकन किया जाता है। अगर आप वैज्ञानिक प्रबंध आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा उन्होंने बहुत से टेस्ट किए थे, बहुत से टाइम स्टडी, गति अध्ययन, समय अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया गया था। तो क्या होता है, इसमें भी परीक्षण किया जाता है, परीक्षण के बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या कार्य किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो इसमें है कि व्यापक वैधता होती है, तो व्यापक स्तर पर जो प्रबंध के सिद्धांत है उसका हर स्तर पर हर तरह से अलग अलग प्रयोग किया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं, अगर हम सारांश रूप में निकालें तो कह सकते हैं कि प्रबंध भी क्या है, एक विज्ञान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रबंध क्या है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो प्रबंध विज्ञान और कला दोनों ही है। तो अगर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्रबंध क्या है, कला या विज्ञान, तो आप बताएंगे पहले कि कला क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रबंध कैसे कला है, विज्ञान क्या होती है, उसकी क्या विशेषता है और कैसे वो विज्ञान है। तो और सारांश रूप में क्या हो जाएगा कि सारांश रूप में हम कह सकते हैं इस तरह से कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि प्रबंध एक पेशे के रूप में, कि अगर हम बात करें प्रबंध की कि प्रबंध क्या है, तो आज के टाइम में पहले तो प्रबंध को बहुत नॉर्मल सामान्य दिया गया था महत्वता, लेकिन आज के टाइम में प्रबंध एक प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है, पेशे की तरह देखा जा रहा है। इसके बहुत से कोर्सेज चलाए जाते हैं, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, कि मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। तो आज के टाइम में पेशे के रूप में प्रबंध को देखा जाता है। तो पेशा क्या है, तो अब प्रश्न ये आता है कि एक तो बिजनेस हो जाता है, दूसरा प्रोफेशन हो जाता है। जो पेशा होता है उसको करने के लिए, जब किसी कार्य को करने के लिए आपको कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता हो, आपको कुछ उसके लिए नॉलेज लेनी हो, कुछ ज्ञान एकत्रित करना हो, कुछ कोर्सेज करने हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रोफेशन कहलाती है। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर को ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए उसको MBBS की डिग्री लेनी होती है, उसके बाद MD की होती है, आगे और भी डिग्रीज होती हैं। तो क्या है, डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ विशेष ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि वकील है, वकील बनने के लिए भी आपको क्या है, लॉ की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए। तो वो सारे कार्य जिसे करने के लिए आपको कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोफेशन कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रबंध की भी अगर हम बात करें तो प्रबंध भी क्या है, एक तरह से पेशा ही है। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए पेशे की विशेषताएं अलग अलग बताई हुई हैं कि भली भांति परिभाषित ज्ञान होता है, अवरोधिक प्रवेश होता है, पेशागत परिषद है, नैतिक आचार संहिता होती है अपनी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेवा का उद्देश्य होता है, कि कोई उद्देश्य होगा उसके पर्पज से ही उस काम को किया जाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो प्रबंध है वो एक पेशा भी है। इसके बाद आ जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट प्रबंध के स्तर, कि जैसे कि मैंने बताया था कि प्रबंध जो होगा आपका कई स्तरों पर होता है, कई लेवल होते हैं, उच्च स्तरीय होता है, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय होता है। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या रहेगा। तो सबसे पहला आ जाता है उच्च स्तरीय। यह संगठन के वरिष्ठतम जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके जो हाई लेवल के, जो सबसे ऊपरी स्तर पर के जो कर्मचारी होते हैं, कार्यकारी अधिकारी होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। अब ये कौन से होते हैं, चेयरमैन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य प्रचालन अधिकारी हैं, या प्रधान, उप प्रधान, ये सब आ जाते हैं आपके उच्च प्रबंध में। उच्च प्रबंध विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधकों की टीम होती है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखिएगा कि उच्च प्रबंधकों के अंतर्गत क्या होता है, ये कार्यात्मक स्तर के होते हैं, कि किस तरह एग्जीक्यूट करना है चीजों को, ये सारी प्लानिंग करने का काम, ये सब काम इसका होता है, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का होता है। उनका मूल्य कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तत्वों में एकता, विभिन्न विभागों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना होता है। उच्च स्तर के प्रबंधक क्या होते हैं, संगठन के कल्याण निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जैसे इसका बनता है कि कार्यात्मक कार्य जो होते हैं मेनली किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन जो होता है सभी योजनाओं के निर्माण सभी कार्य करता है, तो क्या हो जाएंगे, उच्च स्तरीय प्रबंध हो जाता है।
फिर आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। इसमें क्या रहता है, ये उच्च प्रबंधकों एवं नीचे स्तर के बीच की एक कड़ी होते हैं, क्योंकि बीच में रहेंगे तो दोनों के बीच में की कड़ी की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करेंगे, ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। इन्हें सामान्यतः विभाग प्रमुख, परिचालन प्रबंधक, ये ध्यान में रखिएगा, विभाग प्रमुख आते हैं इसमें, परिचालन प्रबंधक आते हैं, अथवा संयंत्र अधीक्षक कहते हैं जिसे, ये सब लोग आते हैं। अब मध्य स्तरीय प्रबंधक क्या रहेंगे, उच्च प्रबंध द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाएं, यानी कि जो योजनाएं या फिर जो स्ट्रेटेजीज व्यूह रचना बना रहा है उच्च प्रबंधक जो बना रहे हैं, उसका क्रियान्वयन जो होता है वो इनके द्वारा किया जाता है। यानी योजनाएं बनाने का कार्य कौन करता है, उच्च स्तरीय प्रबंध करता है। उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको चलाने का, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो काम कौन करता है, मध्य स्तरीय प्रबंध करता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कि प्रथम रेखीय प्रबंधकों के सभी कार्यों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने का। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में भी दे रखा है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा अपनी, जो भी आप नोट्स तैयार कर रहे हैं इसके, कि उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करते हैं, अपने भाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं, उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपते हैं, इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति है तो अन्य विभागों से सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारे कार्य हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे और यहीं से आपके आंसर्स आराम से निकल आएंगे। फिर आ जाता है पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंध। ये निम्न स्तर का प्रबंध भी कहलाता है, जैसे कि आप ये पिरामिड देख रहे होंगे, सबसे ऊपर उच्च प्रबंध हो जाएगा, मध्य स्तरीय, उसके बाद परिचालन प्रबंध आ जाता है। इसमें क्या रहेगा, संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पे आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि ये क्या कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, ये इसको कौन निर्धारित कर रहा है, जो उच्च प्रबंधकों ने योजना बनाई थी वो निर्धारित उस योजना के अनुसार किया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक जो होते हैं वो निम्न स्तर पे आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, जो फोरमैन होता है वो किस स्तर के प्रबंध में आता है, किस स्तर के प्रबंध में आएगा, जो पर्यवेक्षी अथवा प्रचालन प्रबंध, या फिर इसमें आप निम्न प्रबंध भी लिखा है तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एज इट इज क्वेश्चन ये पूरा आपका एग्जैक्टली बनता है। पर्यवेक्षण प्रबंध जो होते हैं इनकी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मेनली जो काम किए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर काम किए जा रहे होंगे वो सब इन्हीं के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि ये सीधे वास्तविक कार्यबल से संवाद करते हैं, यानी कि सीधे जो कार्य होगा उनसे जुड़ते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं और कार्य को करते हैं। एवं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। यानी कि ये तीन जो प्रबंध स्तर हैं, आपकी जो निचला वाला सबसे प्रबंध होता है, जो श्रमिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे कार्य कराने का, उन पर निगरानी रखने का, सही ढंग से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारे कार्य, गुणवत्ता उसकी मेंटेन रखने का, उत्पादन, ये जो आपके दे रखे हैं, उत्पादन की मात्रा, कर्मचारियों के परिश्रम, अनुशासन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो इन्हीं पर ही निर्भर करती है, जो आपके पर्यवेक्षी अथवा प्रचालक प्रबंध होते हैं। तो आपकी समझ में आ गए होंगे तीनों स्तर के प्रबंध और उनके कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहती है। इसके बाद आ जाता है प्रबंधक के कार्य कि क्या होते हैं इनके कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप इसके अलग अलग चैप्टर भी सारे पढ़ेंगे। सबसे पहला कार्य हो जाएगा, और इनके कार्यों को ही इनकी प्रक्रिया, प्रबंध की प्रक्रिया प्रोसेस भी माना जाता है। तो पहला कार्य क्या है, नियोजन करना। यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको समझा दूंगी आपको क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर हैं इसके, तो डिटेल में हम इसे अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहला नियोजन है। नियोजन प्लानिंग को कहते हैं कि किसी भी कार्य को जो आप करने वाले हैं उसकी एक पूर्व नियोजित योजना पूरी तैयार कर लेना ही क्या होता है, नियोजन। फिर आ जाता है संगठन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो वो व्यक्ति मिल करके जब एक लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो व्यक्तियों का समूह जो एक निर्धारित उद्देश्य के लिए कार्य करे, मिलकर के समन्वित होकर संगठन कहलाता है। फिर आएगा कर्मचारी नियुक्तिकरण। मैंने पहले बताया था कि अब इन कामों को संगठन तो बना लिया, लेकिन संगठन में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाने हैं
तो उनको नियुक्त किस तरह से किया जाएगा, जैसे कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिससे कहते हैं, मानव संसाधन प्रबंध किस तरह से किया जाएगा। फिर आ जाता है निर्देशन। हमने नियुक्तियां तो कर ली, सारे जितने भी कर्मचारी थे, लेकिन अब उनको डायरेक्ट करना, निर्देशित करना कि किस तरह से वो कार्य करेंगे। फिर उन पर जो कार्य वो कर रहे हैं कैसे हम कंट्रोल रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रबंध के कार्य हो जाते हैं। इसको हम डिटेल में अलग अलग चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे। फिर आ जाता है समन्वय। समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रबंध में सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया, लेकिन जो व्यक्ति हैं उनके कार्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, समन्वित ढंग से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रबंध जो एक संगठन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रबंध के अलग अलग स्तर पर भी, सभी कर्मचारियों में भी, एक संगठन में भी। अब आ जाते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है। तो समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। जो भी, क्योंकि एक संगठन में एक व्यक्ति के कार्य करने से बात नहीं बनती है। आप कोई प्रोडक्शन ही कर रहे हैं तो अलग स्टेज में होता है, कई लोग मिल करके कार्य कर रहे होते हैं, तो सब एक तरह से जब एक तरीके से कार्य करते हैं तभी कार्य हो पाता है। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में क्या हो रहा है, सब अलग अलग ढंग से कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो समन्वय होता है, कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध लगातार चलता रहेगा तो उसके साथ साथ समन्वय भी लगातार कार्यों के बीच में करना इंपॉर्टेंट रहेगा। समन्वय सर्वव्यापी कार्य होता है, ये आपका हर स्तर पर, हर जगह, हर विभाग में देखा जाएगा। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है हर स्तर पर। जैसे भी मैंने बताया था कि 3 स्तर है, तीनों स्तरों पर आपका समन्वय इंपॉर्टेंट होता है। समन्वय सोचा समझा कार्य होता है कि कैसे किस तरह से लोगों का ध्यान रख करके उनको समझा करके एक साथ मिल करके कार्य करवाया जाए, ये हो जाएगा समन्वय के कार्य। तो ये हो जाते हैं समन्वय की प्रकृति क्या होती है, किस तरह का होता है। महत्व क्या होगा समन्वय का, संगठन का आकार। समन्वय के महत्व की बात अगर करें, अगर एक तो आपका संगठन ये होता है कि बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, जैसे कि व्यवसाय जो होता है इसके कई रूप होते हैं, आपने कई फॉर्म्स पढ़े होंगे। एकाकी व्यवसाय है अगर, तो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर कोई साझेदारी है, कोई कंपनी है, तो वहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं, तो संगठन का आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो जितना बड़ा संगठन का आकार होगा उतना ही ज्यादा समन्वय होना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर आएगा कि कार्यात्मक विभेदीकरण, की अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कर रहे हैं, तो संगठन के कार्यों को बार बार विभागों, प्रभागों, वर्गों में बांटा जाता है। तो अलग अलग विभाग हैं, जो वर्ग हैं, विभाग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके बीच भी कार्यों का समन्वय होना जरूरी है। नहीं तो ये समस्या हो जाती है कि कौन व्यक्ति किस कार्य को करेगा, कौन उसके लिए उत्तरदायी था, कौन जवाबदेही देगा। ये सारी क्या होती हैं, कंफ्यूजन बन जाएंगी, जिससे कि सही ढंग से सही समय पर कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, समन्वय भी इम्पोर्टेंट होता है। विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण क्या है, विशिष्टीकरण आज के टाइम में विशिष्टीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्यता रखता हो उसी वो कार्य दिया जाना। तो उसमें अलग अलग के कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं, तो आपस में उनके बीच भी किसी तरह का मतभेद ना होने पाए और सही ढंग से कार्य हो सके, तो वहां पर भी विशिष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या है एक प्रबंध, क्या होती है उसकी प्रकृति, विशेषताएं क्या होती हैं। यहाँ पर आप सारांश में देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में बहुत अच्छे से इन्होंने लिख दिया है, तो यहाँ से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से प्रबंध के बारे में, कि प्रबंध क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसका महत्व है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन से 5 एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो इसका आंसर इन 5 एमसीक्यूज का आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसकी जो सेकंड चैप्टर की वीडियो आएगी वहां पर मैं इन 5 जो एमसीक्यूज हैं उनके करेक्ट आंसर्स आप लोग को बताऊंगी। तब तक आप लोग मुझे, अगर आपके चैप्टर अच्छा समझ में आ गया है तो ये इनके आंसर्स आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कुछ और आप टाइप की वीडियोस चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।